हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग सीबीएसई केमिस्ट्री का क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये जो है चैप्टर 4 है आपके केमिस्ट्री का, साइंस बुक में आप पढ़े होंगे इसको। तो अभी जो सीबीएसई ने बहुत सारा अपना सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया है कोरोना वायरस को लेकर के, बट आज जो हम लोग ये चैप्टर स्टडी करने वाले हैं तो ये हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे, हर एक टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप जब आगे अभी 11th-12th में जाने वाले होंगे तो उस वक्त आपको ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फील होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वो सारे हम लोग अभी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज जो है हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कार्बन के बारे में कि कार्बन है क्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, आयोनिक बॉन्ड के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में चैप्टर 3 हमारा जो था। तो उसी तरीके से हम समझेंगे कि कार्बन में कैसा बॉन्डिंग होता है, जो कार्बन रिएक्ट करता है, जो केमिकल रिएक्शंस कार्बन में होते हैं तो उस वक्त कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो बेसिकली अभी हम लोग ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको एक ओवरव्यू भी देंगे और फिर डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि कार्बन जो है वो है क्या। तो सबको पता होगा कार्बन जो है एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6ठे स्थान पे आता है ये पीरियोडिक टेबल में, और ये एक नॉन मेटल है। तो जैसा कि आप पिछले चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ चुके हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो उस वक्त बॉन्ड बनाते हैं, जो केमिकल रिएक्शन करते हैं और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो जो है आपका आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बन के बारे में कि कार्बन में किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह होता है, कार्बन है क्या। तो आप एक चीज जान लीजिए कि कार्बन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और बहुत ही वर्सेटाइल है। ये बहुत चीज़ों में इसका उपयोग होता है। आगे जब हम लोग अभी चैप्टर और आगे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बन के और क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं, कहाँ कार्बन का क्या यूज है, किस फॉर्म में यूज करते हैं कार्बन को, ये सारा अभी जो है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सो अभी हम लोग को बेसिकली जो हम लोग जान रहे हैं थोड़ा सा कार्बन के बारे में, वो एक ओवरव्यू कि कार्बन क्या है, कैसा है, ठीक है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया कि 6 होता है, ठीक है। अब आगे जो है कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एलिमेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब जो है कि कार्बन जो है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में 0.02% पाया जाता है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में पाया जाता है, तो वो जो है मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है। कार्बोनेट्स है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, ये सारे कोयला, कोल, वो भी कार्बन का एक फॉर्म है, वो भी एक मिनरल है। तो इन सारे फॉर्म में जो है कार्बन प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में, और वो कितना है 0.02%। और हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, वो 0.03% है। आप लोग सब जानते होंगे, पहले भी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में है, वो भी कार्बन का एक टाइप है, गैसीय स्टेट में है कार्बन, ठीक है। सो ये हम लोग समझ गए कार्बन के बारे में। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये कार्बन जो है रिएक्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। और जब करते हैं तो कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है, क्या किसी आयन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, क्या ये जैसा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग पढ़े थे कि आयन्स का फॉर्मेशन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और उस वक्त जो बॉन्डिंग होता है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कोई नया कंपाउंड बनता है। तो क्या वो सारा ही कॉन्सेप्ट जो है क्या कार्बन के साथ भी लागू होता है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए अब उसको पढ़ते हैं। तो अभी जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं, ठीक है, वो होने वाला है हमारा बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है। कार्बन में कैसा बॉन्ड होता है। तो एक चीज हम लोग पहले यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो कि कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज देयर इज नो राइज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन क्रिएटिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स। ऑल्सो कार्बन कंपाउंड्स डज नॉट डिसोसिएट्स इनटू आयंस। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोगों को पता है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो क्यों होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो मेन रीजन होता है वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वही तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास कराता है, वही तो कैरियर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बट कार्बन कंपाउंड्स में जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे ही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो सारे ही बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, जिस वजह से जो है कार्बन कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसा मत समझिएगा, इसमें अभी आप आगे पढ़िएगा ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, एलोट्रॉपी जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ग्रेफाइट के बारे में आपको पता चलेगा कि ग्रेफाइट है तो कार्बन, बट वो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वो क्यों करता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और एक चीज यहां लिखा है कि कार्बन कंपाउंड्स डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी कार्बन कंपाउंड को पानी में घोलते हो, ठीक है, डिसॉल्व जब आप पानी में करते हो तो वो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जैसा कि आप NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है, अगर उसको आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है ना। Na का पॉजिटिव आयन बनता है, क्लोरीन का नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, एनायन और कैटायन का फॉर्मेशन उस वक्त होता है, जो चीज यहां पर नहीं होता है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। आप जानते हो जहां आयंस का फॉर्मेशन होगा, आयनिक सॉल्यूशन ही तो जो होता है कंडक्टर होता है, बट यहां पर कोई भी आयनिक सॉल्यूशन फॉर्म ही नहीं होता है। आप अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, इस वजह से जो है कार्बन कंपाउंड्स जितने भी हैं वो सारे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग जो है देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन कार्बन। ठीक है, कार्बन में जो है किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, पहले तो हम लोग एक छोटा सा टर्म है, आप जानते होंगे इसके बारे में, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरी होता है उस वक्त जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड बन गया। ठीक है, दो एटम के बीच में वो बॉन्ड बन गया जो एक दूसरे को जोड़ करके रखता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई दो चीज मिल करके एक नया चीज बनाता है। ठीक है, और वो जो नया चीज है उसको आप लोग कोई भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि फिजिकल मेथड आप जो जानते हो, फिल्ट्रेशन हो गया, सैचुरेशन, ये सारा जो कुछ होता है ये फिजिकल मेथड है ना। चलनी से छान लेना, ये सारा चीज से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो वो हो जाता है आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो केमिकल बॉन्ड्स हम लोग जान लिए, एक ओवरव्यू केमिकल बॉन्ड्स क्या होता है। तो कार्बन में केमिकल बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होता है, किस तरीके का फॉर्म होता है, क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। तो अभी हम लोग ये देखेंगे। तो ये देखने के लिए बेसिकली हम लोग को जानना क्या है, ठीक है, कि जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, C से कार्बन, ये कितना होता है, सबको पता है 6 होता है। ठीक है, अब आप सब पढ़े होंगे 2n स्क्वायर रूल। ठीक है, 2n स्क्वायर रूल, ये रूल क्या है, ये वैलेंसी बताने में हम लोगों को हेल्प करता है। किस तरीके से, आप सबको पता है कि एक एटॉम जब होता है, ठीक है, तो एक उसका न्यूक्लियस होता है, n ये न्यूक्लियस है, और उसके चारों ओर इस तरीके से ऑर्बिट्स बने होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है और यहां पर आपका इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं। तो ये जो पहला ऑर्बिट है इसको हम लोग नेम देते हैं K, उसके बाद वाले को L, फिर M, अगला होगा तो हो जाएगा N। इस तरीके से ये जो है कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो 2n स्क्वायर रूल हमें बताता है कि एक ऑर्बिट जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि पहला ऑर्बिट है उसमें 50 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक डेफिनेट नंबर होगा कि उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, कितना वैलिड है रहना। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो 2n स्क्वायर रूल से पता चलता है। अब यहां पर n क्या है, ठीक है, n है आपका पोजीशन ऑफ सेल, जैसे कि K है। ठीक है, K ये हो गया फर्स्ट सेल, ठीक है, L सेकेंड, M थर्ड, N फोर्थ, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, सो हम लोग अभी देखेंगे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। सो कार्बन का देखेंगे। सो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 6। तो यहां हो गया K L M N, इस तरीके से सेल होता है। तो 2n² रूल से जब हम लोग यहां पर n का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, यहां पर होने चाहिए 2 8 18, ये इस तरीके से आगे आपका 32 होगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। सो कार्बन के पास जो एटॉमिक नंबर 6 है, तो आपको पता होगा एटॉमिक नंबर अगर किसी एलिमेंट का 6 है तो उसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोगों को क्या काम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। यहां पुट करेंगे हम लोग फॉर कार्बन, ठीक है। फॉर कार्बन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 है। पहले में कितना जाएगा, 2। एल में कितना बचा, अब 4। होना कितना चाहिए था, 8। अब देखिए ये जो हम लोगों को 2n² रूल जो मिला है, ठीक है। सो ये जो है सबसे स्टेबल स्टेट होता है, ये आइडियल है किसी भी एलिमेंट के लिए। सो एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आया होगा कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटॉम जो होता है, बेसिकली एटॉम, वो रिएक्ट करते क्यों हैं, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हर एक एटॉम जो है अपना स्टेबल स्टेट अचीव करना चाहता है। अब किसी भी एटॉम के लिए स्टेबल स्टेट क्या होगा, वो होगा ये, ठीक है। ये क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी भी एटॉम का इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन में है, अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं तो वो नोबल गैस के कैटेगरी में आ जाता है। वो अब सबसे ज्यादा स्टेबल है, अब वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नोबल गैस जो है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए हर एक एटॉम ये स्टेट अपना अचीव करना चाहता है। तो कार्बन के साथ स्थिति क्या है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाला कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, भैया हो गया, ये तो फुलफिल हो गया। अब L में आ गया 4, होना कितना चाहिए, 8, ठीक है। तो अभी आप लोग आयनिक बॉन्ड पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, या तो गेन करते हैं या तो लूज करते हैं, दोनों में से एक चीज ही करते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यहां कार्बन के पास भी 2 अभी ऑप्शंस हैं, हम लोग देखते हैं। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसका एल सेल में है, ये किसी और को दे दे, यानी ये लूज कर ले 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये किसी और से जो है 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। ये 2 ही चीज हो सकता है। तब जाकर के इसका, अगर देखिए अगर ये लूज करता है तो इसके पास बचेगा कितना, सिर्फ 2। हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। अगर ये 4 किसी से ले लेता है, 8 हो जाएगा, तो भी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो इसके पास हैं अभी 2 ऑप्शंस, या तो ये 4 किसी को दे दे या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। लेकिन फिर भी ये ऐसा करता नहीं है। क्यों नहीं करता है, आइए हम लोग देखते हैं इसी के। सो अभी जैसा कि हम लोग देखे हैं कि कार्बन के पास 2 ऑप्शंस हैं, तो हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला केस देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, उसके बाद मैं इसको समझा दूंगा। आप चाहे स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला केस है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसा कि आपको हम बताएं, पहला केस कि कार्बन को अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट सेल एल है उसका, उसमें उसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास कितने, 4, उसको 4 और चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है वो समझिए, ठीक है। आप सबको पता होगा कि एक एटॉम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसके चारों ओर जो होते हैं सेल होते हैं, ठीक है। ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है कंटिन्यूअस मूव करते रहते हैं, और बीच में जो होता है एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है। अब प्रोटॉन की संख्या जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सबको पता है। और ये जो है जनरली आपका जो है एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। उसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, और बाहर जो सेल्स में आपका रिवॉल्व कर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब अगर देखते हैं कि वो अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो फॉर्म करेगा C4- अनायन, ठीक है।
तो ये C4 माइनस अनायन में क्या प्रॉब्लम है ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो न्यूक्लियस में तो आपका जो है वो 6 का 6 प्रोटॉन ही है, और अब जो उसके सेल्स में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 6 पहले से थे, 4 किसी और से ले लिया। तो आपको नहीं लगता कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में होता है, ठीक है, पहले वो 6 पे 6 था, 6 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर के 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे। अब क्या है कि बीच में जो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो जो बाहर वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ही लूजली हेल्ड होंगे, यानी कि अगर उन बाहर वाले सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अगर थोड़ा सा एनर्जी मिला तो वो बाहर चले जाएंगे, है ना। अगर कोई और उनको अपनी ओर खींचा तो वो कार्बन का साथ छोड़ करके किसी और के साथ चले जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा कार्बन का। तो अभी जो है हम लोग ये देखें कि C4 माइनस अनायन जो है वो अगर बनाता भी है तो ऐसा केस है कि वो स्टेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही लूजली हेल्ड होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ। तो ये तो फ्लॉप हो गया, ठीक है, ये फ्लॉप मूवी है, ये काम नहीं करेगा। C4 माइनस अनायन जो है नहीं बन सकता, क्योंकि ये भी अनस्टेबल होगा। और सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटॉम क्यों रिएक्ट करता है भाई, स्टेबल होने के लिए। बट ये तो स्टेबल है ही नहीं। ये तो इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एनर्जी मिला बाहर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये वापस अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये जो है कार्बन नहीं कर सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि 4 अगर लूज कर दे, 2 ही रखे अपने पास, तो क्या होता है। अब हम लोग जो है सेकंड केस देखते हैं इसका, ठीक है। अभी तो हम लोग देख लिए कि 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज करके अपना काम नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दान करके अपना काम चला सकता है। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि अगर कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन अगर अपना लूज करता है, ठीक है, किसी को देता है, तो वो फॉर्म करेगा C4 प्लस कटायन, ठीक है। अब इस कार्बन कटायन के साथ क्या इशू है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और वो 6 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ओर खींच रहे हैं, ठीक है, ये हम सबको अभी तक पता है। अब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है कार्बन के पास और उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग को किसी को देना है, तो पहला तो बात यह है कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेल से निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है कि अगर नजदीक है सेल तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। क्योंकि आप देखिए, आप क्या करिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाले वो इजिली निकल जाएगा। अब क्या हुआ, 6 की जगह पे 5 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो 6 ही है ना, तो अब उस 5 को 6 और जोर से खींचेगा, तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। बट मान लीजिए सपोज आप ऐसा कर भी लेते हैं कि कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन आपने किसी और को दे दिया, ठीक है। अब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, है ना। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है कि अब क्या हुआ कि कार्बन के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स होगा, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, वो बहुत ही ज्यादा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से क्या हो सकता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जाकर के न्यूक्लियस में समा जाएंगे, एटॉम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एटॉम जो है तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो कटायन का फॉर्मेशन भी जो है कार्बन नहीं कर सकता है, ठीक है। C4 प्लस कैटायन का फॉर्मेशन भी नहीं कर सकता है। तो ना ये भाई गेन कर सकता है, ना ये लूज कर सकता है। तो करेगा क्या, इसको कुछ तो अपना रोजी रोटी चलाना होगा ना, तो ये क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। या तो कार्बन के साथ या किसी अन्य एलिमेंट के साथ ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। यानी जब मुझे जरूरत पड़े भाई मुझे दे दो, तुम्हें जरूरत तुम भी ले लो, ठीक है। दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, दोनों अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, स्टेबल स्टेट अचीव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो कैसे होता है, ठीक है, किस तरीके से ये जो है बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो एक चीज जान लीजिए कि ये जो शेयरिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। वो बॉन्ड जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। पहले हम लोग देखें कि जब आयंस होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके आयंस का फॉर्मेशन करता है उस समय आयनिक बॉन्ड बनता है, और ये जो अभी जो शेयरिंग से बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग से, वो बनेगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग समझते हैं।
सो देखिए, ऐसा नहीं है कि कार्बन ही सिर्फ इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि शेयरिंग करके अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ऐसे अन्य बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि म्यूचुअल शेयरिंग कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल इसका भी हम लोग कुछ कुछ देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे अन्य एलिमेंट्स हैं कार्बन को छोड़ करके, ठीक है, जो कि कोवैलेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या है समझिएगा, अभी हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से देखेंगे। ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक और हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक है, ठीक है। अब देखिए क्या है, हाइड्रोजन के पास एक है, यानी कि इसके केस शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितना, 2, तभी ये स्टेबल होगा। इस हाइड्रोजन के पास भी जो है एक ही है इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 चाहिए। तो अब क्या ये इससे बोलेगा भाई तुम अपना मुझे दे दो, ये बोलेगा तो ठीक है, जब हमको जरूरत पड़ेगा तुम भी वापस कर देना हमको। तो ये दोनों के बीच में अब डील लॉक हो चुका है, डील डन। अब ये दोनों जो है आपस में शेयर कर लेंगे, तो ये जो है यहां पर एक बॉन्ड बना ना, ये शेयरिंग किए, तो ये फॉर्मेशन करते हैं H2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, और इसको हम लोग जो डिनोट करेंगे वो H बॉन्ड H। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाया शेयरिंग करके। नेक्स्ट हम लोग और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑक्सीजन, ये सारा बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स है, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक्स है जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारा हम लोग जानते हैं। ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सीजन का आप लोगों को पता होगा 6 होता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये एक आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसमें जो है 6 है, 1 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 होते हैं। तो ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। एक और जो है ऑक्सीजन बगल में है आपका, ठीक है, एक और ऑक्सीजन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए ये 6 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, पहले में तो 2 है, वो फुलफिल है। इसको चाहिए कितना, 2 चाहिए, ठीक है। तो इसको 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए। तो दोनों ऑक्सीजन बोलेंगे भाई हम लोग दोनों जो है शेयरिंग कर लेते हैं, दोनों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसके साथ मिलकर के बॉन्ड बना लेगा, यहां पर बॉन्ड बना, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करता है, O2 मॉलिक्यूल। अब ये O2 को हम लोग कैसे लिखते हैं, O 2 बना था ना, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था, O हो गया। तीसरा एक और एग्जांपल बहुत बेसिक्स का हम लोग देख लेते हैं, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N होता है, N है। N में जो होते हैं 5 होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, एक और N है, उसमें भी 5 है। अब देखिए 5 है इसका शेल में, तो इसको और कितना चाहिए, 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है शेयरिंग कर लिया और यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ। तो ये क्या फॉर्म किए, N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहां बॉन्ड देख लीजिए आप, कितना कितना हुआ है, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसको डिनोट हम लोग करेंगे N, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग जो है बेसिकली समझ गए टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड,
और तीसरा होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ है, देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर हुआ है, डबल में क्या है दो दो हुआ है, ट्रिपल में क्या है तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। सो ये बहुत ही सिंपल था। मुझे आशा है कि आपको कुछ भी लेंदी और बोरिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी आगे जब हम लोग और कुछ होमोलॉगस सीरीज वगैरह जब पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, थोड़ा सा और डेप्थ में घुसेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तब और भी ज्यादा मजा आएगा। अभी तो बस हम लोग कार्बन के साथ थोड़ा अपना परिचय बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ये इंट्रोडक्शन चल रहा है कार्बन के साथ, ठीक है। अभी से हम लोग अच्छे से दोस्ती करेंगे। सो अभी हम लोग जो देखे हैं अभी सारा कोवेलेंट बॉन्ड, अभी एक कंपाउंड और हम लोग देख लेते हैं कार्बन से रिलेटेड, बहुत ही बेसिक सा है। आप लोग मीथेन का नाम सुने होंगे ना, CH4, उसके बारे में हम लोग अभी अभी देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखेंगे अभी हम लोग, मीथेन, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं केमिकली, CH4। ठीक है, अब इसका भी हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से ये बना है। कार्बन का हम लोगों को पता है कितना इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, अभी हम लोग देखे थे। तो ये कार्बन है, ठीक है, इसके पास 4 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। भैया ये अपना पैक करके रखा हुआ है। अब जो है हमको क्या हाइड्रोजन के साथ करना है। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, उसको चाहिए कितना, 2। कार्बन के पास कितना है, 4, चाहिए कितना, 4। तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन से ले लेगा। 4 हाइड्रोजन आ गए हमारे पास, 1 हाइड्रोजन, यहाँ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन, इसके पास यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक और हाइड्रोजन, इसके पास यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इसके साथ जो है बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, अब ये जो है यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, सो कार्बन का पहले हम लोग एक एक करके हाइड्रोजन का भी देखेंगे और कार्बन का भी। कार्बन का पहले देख लेते हैं। कार्बन के पास पहले खुद से क्या था, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके पास जो है कितना आ गया, 1 ये इधर से लिया, 1 इधर से लिया, 1 इधर से लिया, 1 इधर से लिया, तो टोटल कितना लिया, 4 था पहले से 4। अब कितना इसके पास हो गया शेयरिंग के बाद, 8। तो कार्बन स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन को चाहिए था, देखिए हर एक हाइड्रोजन के पास पहले से 1 था, इसको चाहिए था 1 और, 2 टोटल इसके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जाके ये स्टेबल होता। 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन से ले लिया, तो सारा का सारा हाइड्रोजन भी मेरा स्टेबल हो गया। तो ये पूरा का पूरा स्टेबल हो गया। अब देखिए अभी ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो फिगर है, और इससे पहले जो हम लोग देखे हैं अभी, है ना, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, इसको बोलते क्या है, ये जो बना हुआ फिगर है इसको क्या बोलते हैं, तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्यों बोलते हैं, बहुत ही बेसिक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बना हुआ है, किस फॉर्म में बना है, डॉट के फॉर्म में बना हुआ है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। आप ये मीथेन का देख सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा है, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉपी क्या होता है ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। सो गाइज अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के एलोट्रॉप्स। सो बेसिकली हम लोग जान लेते हैं कि एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। ठीक है, इसके लिए हम कुछ कंडीशन यहाँ लिख चुके हैं। नेचुरली एग्जिस्ट करना चाहिए, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एलोट्रॉप जो होता है, जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मिनरल्स के फॉर्म में, अभी हम लोग कार्बन देखे थे, है ना, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में अवेलेबल है वो नेचुरली। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट नेचुरली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और अलग अलग फॉर्म में करता है, ठीक है, किसी एक फॉर्म में नहीं करता है, अलग अलग फॉर्म में करता है वो एग्जिस्ट, ठीक है, और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज सारे के सारे सेम है, तो वो जो होता है एलोट्रॉप्स कहलाता है उस एलिमेंट का। और ये जो फेनोमेनन है इसको एलोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक है, यानी क्या होना चाहिए, नेचुरली एग्जिस्ट करना चाहिए वो एलिमेंट, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी होगा, लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, एग्जांपल्स कार्बन के क्या है एलोट्रॉप्स, डायमंड, कोयला ही, ठीक है, कोल, ग्रेफाइट और एक फलरिन। ठीक है, सो अगर आप इसको एक ओवरव्यू ऐसे भी देखते हो तो आप समझ जाओगे। आप ग्रेफाइट, कोल और डायमंड को देख लो,
ठीक है, ये 3 तो, या चारकोल भी आता है इसमें, ये सारा बहुत ही कॉमन सा चीज है। आपको फिजिकल बहुत सारे डिफरेंस दिखेंगे, ठीक है, एक तरफ आप कोयला लो और एक तरफ डायमंड लो, फिजिकल डिफरेंसेस आप बहुत सारा बता सकते हो, दोनों सेम नहीं है, यानी उसका जो है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बट केमिकली जो है दोनों ही सेम है, ठीक है, यानी वो दोनों जो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ये आप समझ गए। अब हम लोग जो है बेसिकली 2 जो एलोट्रॉप्स है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है, क्विक ओवरव्यू लेना है हम लोगों को ग्रेफाइट के बारे में और डायमंड के बारे में, कि डायमंड जो है क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है, डायमंड, और वहीं जो ग्रेफाइट है वो बहुत ही स्लिपरी होता है, ठीक है, बहुत इजीली वो टूट जाता है, ठीक है, तो ऐसा डिफरेंस क्यों है। तो ये 2 बेसिक एलोट्रॉप्स है कार्बन के, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। सो अभी हम लोग देखने वाले हैं डायमंड के बारे में, ठीक है, ये एक एलोट्रॉप है कार्बन का। तो डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, आपको पता होगा, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली हम लोगों को जानना है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें एक कार्बन एटम जो है 4 कार्बन एटम के साथ जुड़े होते हैं, बॉन्ड बनाते होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, 3D इमेज बनता है, जिस वजह से इसमें रिजिडिटी होता है, ठीक है, इसी वजह से जो है ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसका हम लोग एक बार ओवरव्यू स्ट्रक्चर देखते हैं, ये 3D में आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, बट यहाँ हम लोग 2D में थोड़ा 3D बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये जो डॉट आपको दिख रहा है ये जो है कार्बन एटम है, तो एक जो है 1 2 3 4 के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अब इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल का मतलब, टेट्रा का मतलब 4 होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जब इसको 3D में देखोगे तो इसका 4 फेस आपको दिखेगा, ठीक है। 4 फेस कैसे दिखता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो है इसको आप बेसिकली ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, इसको जो है ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, इसको ऐसे ऐसे, यहां से जो है एक इसमें कनेक्ट होगा और एक जो है इसमें कनेक्ट होगा, तो एक आपको जो है 3D लुक दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका 4 साइड्स है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो है कंटिन्यू होता जाता है, फिर जो है यहां पर से आपका निकलेगा, ऐसे बनता जाएगा, ठीक है, यहां से फिर निकलेगा। इस वजह से जो है ये बहुत ज्यादा रिजिड होता है और इसी वजह से जो ये है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। और एक डायमंड का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आप जान लीजिए कि डायमंड जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाता है, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही हाई होता है, ठीक है। और हीट जो है इसमें से कंडक्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता बट हीट जो है कंडक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करने का इसका बेसिक रीजन ये है कि हम लोगों को पता है अभी, जैसा कि आयंस के बारे में आपको बताया था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, बट इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, जिसके वजह से ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट के बारे में, अभी हम लोग देखने वाले हैं ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। ये भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का। सो ग्रेफाइट के साथ क्या है कि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होता है। इसका बेसिक रीजन जो है, जैसा कि अभी डायमंड के केस में देखे थे, कि उसका स्ट्रक्चर के कारण ही वो रिजिड होता है और बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ये भी जो इसका अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स है उसके कारण ही ये स्लिपरी और बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। सो इसका अरेंजमेंट जो होता है वो हेक्सागोनल अरे में होता है। इसका मतलब समझिए कि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जो होते हैं अटैच होते हैं। डायमंड में क्या था, 1 4 से, ग्रेफाइट के केस में 1 कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं, और ये जो है ना लेयर बाय लेयर बना हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्लिपरी होता है और बहुत इजीली ब्रेक कर जाता है। लेयर्स इसमें है, इसके वजह से ये रिजिड नहीं होता है। तो हेक्सागोनल का मतलब क्या है आपका, ये एक
कुछ इस टाइप का रहता है। ये सारे जो है आपके एटम्स हैं, और ये ऐसा नहीं है फिर यहां से आपका जा करके, ठीक है, इस तरीके से यहां से फिर ये ऐसे, ये ऐसा बना, इसके नीचे ये सेम चीज रहेगा, तो ये लेयर बाय लेयर रहता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या है, ये स्लिपरी और सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट का कुछ प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका रीजन क्या है कि ये जो अरेंजमेंट है इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री छूट जाता है, ठीक है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लेयर बाय लेयर मूव करता है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, ठीक है, जिसके वजह से ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और डायमंड नहीं है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक और जो है फॉलरिन आप सुने होंगे, ठीक है, वो भी एक एलोट्रॉप है, उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है C60 और फॉलरिन के बारे में। वो बेसिकली ना आपका फुटबॉल के शेप में होता है, ठीक है, वो जो है फुटबॉल के शेप में होता है। उसके बारे में बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं जानना है, बेसिकली आपको ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में जानना है। तो क्वेश्चंस आपके जनरली कभी पूछ सकते हैं कि जो ग्रेफाइट है सॉफ्ट क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कर पाता है, और वहीं जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है, और क्यों वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो होप करता हूं आपको आज का लेसन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे जो पार्ट आने वाले हैं उसमें हम लोग आगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में। सो आज के लिए थैंक यू।